प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। ये तो आप जानते ही हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है और इस बहाने हमें तमाम नए आयामों को, बातों को जानने का अवसर मिलता है। दरअसल एक बात बहुत स्पष्ट है श्रोताओं, जानना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी शायद हम एक जिम्मेदार नागरिक हो पाएंगे। हमारी संवेदनशीलता चीजों को लेकर ज्यादा बेहतर स्तर तक पहुंच पाएगी और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में विस्तार से उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं और उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है कि हम एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में किसी भी संकट से एक साथ मिलकर जूझें, उससे निजात पाएं और उसके बाद विकास के, प्रगति के पथ पर मिलकर आगे बढ़ें, जिसमें नकारात्मकता जैसी चीज ना हो। यह दौर बहुत बड़े संकट का रहा है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इस संकट में भी जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं और वो रिजल्ट मिले भी हैं। कोविड-19 के इस दूसरे लहर में जहां 4 लाख से भी ज्यादा केसेस आने लगे थे, आज की स्थिति यह है कि 1.5 लाख से नीचे हम पहुंचे हैं और ये सब जो तमाम व्यवस्थाएं हैं हमारी, राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, व्यक्ति के स्तर की, समाज के स्तर की, उन सब की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है और उसमें हर स्तर पर जो फ्रंट वॉरियर्स रहे हैं, वो योद्धा जो सामने रहकर हमारे लिए लड़ते रहे, अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते रहे और उन्होंने हमारी जिंदगी को न सिर्फ सुरक्षित किया, उसे बचाया, बल्कि बेहतर एक माहौल देने के लिए अपना जी जान लगा दिया। उसमें से बहुत सारे लोगों से प्रधानमंत्री जी ने बात भी की। आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करेंगे, विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे, उनके जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे और आज इसीलिए 2 ऐसे व्यक्ति जो कि कोविड टेस्टिंग से जुड़े हुए लैब्स में काम करते हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, जिम्मेदार पदों पर काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर हिम्मत सिंह जी और राम कुमार तोमर जी, इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे। इनके माध्यम से उनकी चुनौतियों को जानने की कोशिश करेंगे और उन चुनौतियों को जानते हुए हम भी अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को निश्चित या सुनिश्चित करेंगे जरूर। लेकिन आइए इस बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के वो अंश हम सुन लेते हैं जिसके माध्यम से उन्होंने अपना आत्मविश्वास देश के लोगों के प्रति बहुत ही स्पष्ट शब्दों में शेयर किया था, हमारे साथ बांटा था और उस बात से हम सबको बहुत प्रेरणा भी मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश पूरी ताकत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये इतना बड़ा काम इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार पीपीई किट पहन के ही रहना पड़ता है। इसके बाद ये सैंपल लैब में पहुंचता है। इसलिए जब मैं आप सबके सुझाव और सवाल पढ़ रहा था तो मैंने तय किया कि हमारे इन साथियों की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। इनके अनुभवों से हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। श्रोताओं, जैसे कि आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिस बात का खास तौर पर जिक्र किया था, उन्होंने जब ये बोला कि कोविड महामारी की शुरुआत हुई थी, उस समय टेस्टिंग लैब देश में केवल एक थी, मात्र एक, और आज 2,500 से ज्यादा लैब्स देश में काम कर रही हैं। कितनी तेजी से
देश में कोविड से लड़ने के तमाम जो पहलू हो सकते हैं, आयाम हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उन सब पर बहुत काम हुआ है। क्योंकि जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं, कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं, और इस दूसरी लहर में भी आपने देखा कि 4 लाख से ऊपर तक की संख्या पहुंच गई थी। ऐसे में लाखों टेस्ट हर दिन होना, फिर उन सैंपल्स की कलेक्शन, उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करना, जांच करने के बाद लैब में, और फिर रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाना, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम बाउंड तरीके से। क्योंकि एक इन्फेक्टेड आदमी का अगर सैंपल लिया जाता है, अगर उसमें 2 दिन या 3 दिन लेट रिपोर्ट आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बीच में वो अन्य लोगों को भी इन्फेक्ट या संक्रमित कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो लैब्स काम कर रही हैं, जो हमारी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम इस समय बात करने जा रहे हैं डॉक्टर हिम्मत सिंह जी से, जो कि साइंटिस्ट डी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अंतर्गत, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का है। ICMR का नाम हम बार बार इस दौरान सुनते रहे हैं, क्योंकि ICMR की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है इस पूरे प्रोसेस में, यानी पिछले वर्ष जब कोविड की शुरुआत हुई थी, दूसरी लहर तक, और भविष्य में भी रहेगी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर हिम्मत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। मैंने तो अपने हिसाब से चीजें कुछ बता दी श्रोताओं को कि कितना बड़ा काम है जो सैंपल की कलेक्शन से लेकर उसकी रिपोर्ट तैयार करने तक। अब ये आप बताइए कि चूंकि केसेस इतने तेजी से बढ़े, आप देखिए कि मार्च अप्रैल का महीना देख लीजिए, मई के भी शुरुआती हफ्तों की बात करें, देश के तमाम अलग अलग प्रदेशों में अभी भी स्थिति थोड़ी ज्यादा विकट है। तो केसेस बढ़ते हैं तो आपके ऊपर किस तरह का दबाव, आप लोगों पर या जो लैब्स काम कर रही हैं, किस तरह का दबाव, कैसे उसको मीट करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होती हैं? देखिए, जो लैब्स होती हैं उनकी अपनी कैपेसिटी होती है, जनरली जितनी वो कर सकते हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे पहले से ही काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि वो बहुत तेजी से केसेस बढ़े हैं एकदम से, तो जितनी उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी थी उन लैब्स ने अपनी बढ़ा ली। और ICMR ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो ऑटोमेशन वगैरह सब किया लैब्स में, उससे कैपेसिटी बढ़ी तो है, लेकिन एक कैपेसिटी रुक जाती है एक जगह पे आके, कि जब मैन पावर और ये सब चीजें आपके पास में लिमिटेड होती हैं, फिर भी उसको बढ़ाना एक तरीके की कला सी हो जाती है कि जब आपके पास लोग कम हैं, उनको शिफ्टों में चलाना, 24 घंटे लैब्स को चला करके आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो। इसके साथ में एफिशिएंसी, और आपने अभी अभी बोला कि समय पे रिपोर्ट मिलना, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है वो बात। तो वो जो जरूरी काम था कि क्वालिटी वाली रिपोर्ट हो, कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति ना छूटे, और उसको समय से रिजल्ट डिसेमिनेट हो, तो ये चीजें हमने करी अपने इसमें हमारी लैब्स में। और ये जो हमारे पास लैब है, ये क्वालिटी कंट्रोल लैब भी रही है पहले। अच्छा, वो किस रूप में इसका महत्व है? इसका महत्व ऐसे है कि जो किट्स हम इस्तेमाल करते हैं पूरे भारत में, अच्छा, जो RT-PCR की किट्स हैं, जो RNA एक्सट्रैक्शन की किट्स हैं, हाँ, और जो VTM कलेक्शन है जिसमें आप सैंपल देते हैं और जो लैब्स में पहुंचता है सैंपल, वो सब एक क्वालिटी का होना चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी ढंग की नहीं है तो वो स्केप्टिकल और गलत रिजल्ट दे सकता है। सच बात है। तो इन सब का की विवेचना करना एक शुरुआती दौर में, उसके बाद में लैब्स की कैपेसिटी ICMR ने बढ़ाई। लगभग अब आपको भी पता है कि 20 लाख टेस्ट रोज होते हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। अभी तक जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है इस समय तक। 33 करोड़ से ज्यादा जांच हो चुकी है जी, कितनी बड़ी बात है ये, और रोज हो रही है। बिल्कुल। तो अभी जो आपने बल्कि जिक्र किया, ये सेंट्रल डिपो, मेरा ख्याल है आप ही की देखरेख में ये बना था पिछले साल। हाँ, पिछले साल शुरुआत में हमारी ICMR ने, एक्चुअली कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हाँ, वो दिल्ली में प्लेस होने की वजह से और थोड़ी स्पेस हमारे पास में थी। अच्छा। और उसके अलावा हमारी अप्रोच के पास में एयरपोर्ट भी था। जी जी। तो इस वाली को मद्देनजर रखते हुए हमारी लैब को असाइन किया गया एक सेंट्रल डिपो। तो उसने लगभग, अब आपको भी मैं भी बताऊंगा कि वो भी एक तरीके का बड़ा रिकॉर्ड है। जी, बताएं तो। जिसमें लगभग हमने अब तक 3 या 4 करोड़ के आसपास किट्स वितरित करी हैं। अच्छा। पूरी लैब्स को, पूरे भारत की। मैं क्या बताते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी। निश्चित रूप से। हाँ। और ये सारी लैब्स को गई हैं। उसके बाद में शुरुआती दौर में आपको पता होगा कि पूरी तरीके से लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। फ्लाइट्स भी जो चल रही थी वो भी एक भारत मिशन, उसमें वंदे भारत मिशन के तहत। हाँ। तो उसको यूज करते हुए सारी डिफरेंट बड़ी लैब्स में, इवन लद्दाख तक में किट्स को पहुंचाया गया, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचाया गया। निश्चित रूप से।
अंडमान निकोबार पोर्ट प्लेयर में पहुंचाया गया। तो देश के सभी हिस्सों में आपके यहाँ से ही उसको सप्लाई की जाती थी? हाँ, वो शुरुआत में की जाती थी, फिर बाद में इसको डिसेंट्रलाइज करने का प्लान आया, क्योंकि केस बढ़ रहे थे और हर जगह एक डिपो की, छोटे डिपो की जरूरत थी। रीजनल डिपोज बनाए गए। अब हमारे पास 18 रीजनल डिपोज हैं। उसके अलावा 48 और हैं हमारे पास में लैब्स जो ICMR की रिकॉग्नाइज है, जो टेम्परेरी स्टोर कर सकती हैं और उसके बाद डिसेमिनेट कर सकती हैं स्टेट्स में। तो ये भी वैसे ही बढ़ा जैसे जैसे केसेस बढ़े और सब लोगों ने काम करते हुए अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ाया। आज मुझे भी बड़ा वो फील होता है कि हम पहले जितना करते थे रिसर्च में, उससे कई गुना हमने काम किया है इस बार। श्रोताओं, डॉक्टर हिम्मत सिंह जी जो कि साइंटिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च ICMR, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी वैज्ञानिक जितने हमारी लैब्स हैं और ICMR के तो खासतौर पर जितने टेस्टिंग लैब्स हैं, वो सभी कोरोना से जुड़े हुए तमाम न सिर्फ टेस्टिंग बल्कि उससे भी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते रहे हैं और बहुत तत्परता से अपने आप को पिछले 2 सालों में अपनी व्यक्तिगत सुख को, सुविधा को, परिवार को भूल कर उन्होंने ये काम अंजाम दिया है। तो आइए डॉक्टर हिम्मत सिंह जी से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये एक चिंता जरूर होती है जानने की, बल्कि मैं कहूँगा चिंता क्यों, आप लोगों की बातें सुन के हमें प्रेरणा मिलती है कि कोविड की जो ये दूसरी लहर आई, जिस तरह से आई, उसने सबको हिला कर रख दिया। तो इस स्थिति में आप लोगों पर अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें या प्रोफेशनली देखें, क्या दबाव रहे, किस तरह की चुनौतियां रही? वो जब भी केसेस का परसेंटेज बढ़ता है, सैंपल वर्सेस पॉजिटिविटी का, अच्छा, तो दबाव सा आता है। लैब पे भी दबाव आता है, लैब के लोगों में भी एक थोड़ी घबराहट होती है कि इतने सैंपल्स कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हाँ। इतने पॉजिटिव तो नहीं आ रहे हैं। तो फिर जब कॉन्करेंट लैब्स आपस में बात करते हुए ये पता करती है कि नई नई केसेस की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी आती है। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी कि अगर हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे यहाँ काम करता है, इसमें हमने अगर उनको 20% डायग्नोसिस सिखाया है, तो 80% हमने उनको उनकी सुरक्षा के नियम बताए हैं। अच्छा। कि लैब में काम करते हुए आप सुरक्षित कैसे रहेंगे। अगर आप सुरक्षित रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इन सैंपल से मैं इन्फेक्ट नहीं होऊंगा, तभी वो काम कर सकता है। बिल्कुल सच बात। और उसके अलावा जो प्रेशर हमारा कम हुआ है, वो जो वैक्सीनेशन का ड्राइव प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया जनवरी में, बिल्कुल, तो 16 हम लोग जनवरी प्रिपेयर्ड हो गए थे। हाँ। उन्होंने फ्रंटलाइनर्स का ध्यान रखा बहुत अच्छा, बिल्कुल। और इनको पहले 15 जनवरी से लगा दिया। जो सेकेंड वेव आई है, इसमें हमारे किसी भी स्टाफ को सैंपल की वजह से कंटेमिनेशन नहीं हुआ और कोई सीवियर नहीं हुआ किसी भी तरीके से। अगर कोई इनफेक्ट एक आध जना हुआ भी था, हाँ। वो भी अपने घर में रहते हुए हुआ था, तो पर सीवियर नहीं हो पाया क्योंकि उनको वैक्सीनेशन मिल गई थी प्रॉपरली। देखिए, एक जो विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया था वैक्सीनेशन को लेकर, एक बहुत ही कमाल की सोच थी कि फेजेस में किस तरह से आगे बढ़ना है, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आगे काम करने वाले हैं, सबसे पहले उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होना जरूरी था। इसलिए आप लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को उन्होंने तरजीह दी और उसमें उनको लगवाया। आप लोग खुद व्यक्तिगत तौर पर या फैमिली को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस लेते रहे आप लोग? हम लोगों का ऐसा था सर कि हमें लैब से कंटेमिनेशन का पूरा अंदेशा रहता था। हाँ। चाहे हमारे अंदर नहीं गया हो वायरस, लेकिन हो सकता है हमारी सरफेसेस के ऊपर हो, सब कुछ हो। तो हमने अपने ऑफिसेज में भी पूरा हाइपो और इस तरीके का इंतजाम किया हुआ था। प्लस हमारे घर में भी हमने उनको बताया था कि जब भी हम घर पहुंचे तो वी शुड भी ऐसा रास्ता आप बना के रखें हमारे लिए। घर में भी मेरे वाइफ को और मेरे बच्चों को दूर ही रखता था मैं थोड़ा। अच्छा। उनको सबसे पीछे वाले कमरे में उनको शिफ्ट किया हुआ था। सबसे बाहर वाला जो आपका ड्राइंग रूम है, उसको हमने अपना पूरा रूम बना रखा था। और सर, घर जाने का सिर्फ सोने का जितना समय ही मिलता था। अच्छा। पिछले साल से 365 दिन लगभग हम लोगों ने काम किया पिछले साल पूरे। मैंने सुना एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली आप लोगों ने? एक दिन की भी छुट्टी हमने नहीं ली सर। हमने इसलिए नहीं ली कि हम मतलब हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। हमने इसलिए ली कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हमें नींद नहीं आती। फिर अगर वो काम कर रहे हैं तो और हम रेस्ट कर लें, तो अगर उनके साथ साथ में हम कितना कर सकते हैं उनको फायदा देने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उस मंशा से हमने लगातार काम किया। डॉक्टर साहब, परिवार किस तरह से सपोर्ट के रूप में खड़ा रहा या क्या उनका रुख था? परिवार ने हमें एक बार, मेरी वाइफ है वो भी पढ़ी लिखी हैं सब, वो उन्होंने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि घर से कोई सामान हमें लाना है या हमें कहीं बाहर लेके चलो। हाँ। है ना सर। और ना बच्चों ने कभी बोला कि हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग है या कोई, आप मतलब कोई भी चीज उन्होंने मेरे ऊपर नहीं डाली। मुझे जो चाहिए आप
पहले से मिल जाता था घर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो खैर इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो अभी ये कोविड का वायरस है वो तो है ही है, अब ये ब्लैक फंगस भी, अब इसमें वायरस और फंगस में क्या फर्क है, क्योंकि ये भी एक अब चिंता होने लगी इसको लेकर भी। हाँ, ये वायरसेस तो सर, वायरस तो आपको इन्फेक्ट कर लेता है ड्रॉपलेट्स वगैरह से, और इससे ये भी फंगस भी इन्वायरमेंट में रहता है। अच्छा, इनके स्पोर्स रहते हैं इन्वायरमेंट में, पूरे इन्वायरमेंट में अभी भी कहीं भी सब जगह होंगे वो। और इससे रोज की इम्यूनिटी हमारे शरीर में बहुत होती है जो इससे लड़ने के लिए। तो ये वैसे फंगस होना बड़ी सामान्य बात है। सामान्य बात थी, लेकिन जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है हमारे शरीर में, उससे लड़ने में जो हमारी इम्यूनिटी और सब कुछ पीछे छूट जाती है या कम हो जाती है। अच्छा। और उसकी वजह से हमको एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ते हैं, तो जो शरीर पहले से कमजोर रहता है उस पर ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस अटैक कर लेते हैं और उस आदमी के रिकवरी होने से पहले पहले ये ग्रो कर जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ये इस ड्यूरेशन में उनको फंगस ना लगे तो वो थोड़े दिनों बाद अपने आप ही उनकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, उनको फिर कुछ कोई चिंता नहीं है इस फंगस से। परंतु ज्यादातर लोग केसेस में आपने देखा होगा कि जो बेड रिडन है, जो हिल डुल नहीं सकते हैं, जिनका मूवमेंट नहीं है और इम्यूनिटी डाउन हो गई है, ऐसे लोगों को एक्वायर कर लेता है क्योंकि इन्वायरमेंट में है वो। जी जी, क्योंकि राजस्थान में आप काफी समय रहे और मेरा ख्याल है पिछले 6 साल से आप दिल्ली में हैं, जो नेशनल मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICMR का, उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैंने सुना था डॉक्टर साहब कि आपकी देखरेख में एक मॉडिफाइड पॉलीविनाइल अंडरग्राउंड टैंक डिजाइन किया गया था, जिसका ICMR ने पेटेंट भी करवाया था। ये क्या चीज थी? पेटेंट तो सर उसमें मैंने फाइल किया है। हाँ। पेटेंट तो अभी उसका अच्छा आना है, उसका आना है। लेकिन वो पॉलीविनाइल शीट ऐसी है कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि राजस्थान में ना जो ज्यादातर पानी के रिसोर्सेज कम है, तो आपको पता है कि पानी उनके पास कम है, तो पानी उनके लिए प्रीशियस है। बिल्कुल। तो वो लोग अंडरग्राउंड में टंकियां बनाते हैं, हर एक घर में एक टंकी होती है। अच्छा। और उसका एक ढक्कन होता है जिसकी 18 बाई 18 का उनका एक नाप है इंच का। हाँ। उसका ढक्कन होता है वो। अब वो ढक्कन पहले होते थे, कभी लोहे के ढक्कन है, किसी ने लकड़ी का लगा रखा है, किसी ने कुछ भी लगा रखा है, लेकिन वो नीचे पानी के पास सतह के आसपास ठंडक रहती है हमेशा। अच्छा। तो जो स्टीफेनसाई मच्छर है, जो मलेरिया का जो मच्छर है, हाँ। वो वहाँ पे अंडे देता था और वहाँ पे रेस्ट भी करता है कभी कभी। तो ऐसे में अगर वो ढक दिए जाएं, अच्छे से बंद कर दिए जाएं पूरी तरीके से, और अच्छा ढक्कन हो जो कि समय आने पर वो उसमें जंग ना लगे, वो बैंड ना खाए, में थोड़ा सा भी अगर रह जाएगी जगह तो मच्छर अंदर जाकर के अंडे दे देगा उसमें। और फिर उसके लार्वे हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हमने 1-2 गांवों में इस तरीके का इंटरवेंशन किया कि हमने पॉलीविनाइल जो मोटे प्लास्टिक की जी उसके ढक्कन बनवाए। अच्छा। और उनकी फिर अब लाइफ देखिए तो लगभग 5 साल उसकी लाइफ होती है और वो उन सारे ढक्कनों से सस्ता पड़ता है और 5-6 साल चलता है वो। उसकी एक इशू आती थी पहले शुरुआत में कि वो सीमेंट के साथ लिंक ढंग से नहीं करता है क्योंकि प्लास्टिक है। फिर हमने उसके लिए भी कुछ प्रयत्न करे तो वो स्टेबल हुआ है, और एक बारी जब हमने पूरे गांव को रिप्लेस कर दिए तो हमें बहुत ही खुशी हुई कि वहाँ से स्टीफेनसाई की पॉपुलेशन ही वाइप ऑफ हो गई। क्या बात है। तो और 1 साल तक हमने देखा उसको फॉलो अप करके जी, तो वो कारगर था बिल्कुल। बहुत कमाल की बात है। ये चीजें आमतौर पर हम जान नहीं पाते हैं, जहां आप लोगों ने किया वहां के लोगों को इसका इतना लाभ मिला है। क्योंकि ICMR का नाम लगातार इस बीच में आता रहा और फ्रंट पर रहकर ICMR ने इतनी बड़ी भूमिका देश में निभाई है, चाहे वो टेस्टिंग का हो, सैंपल कलेक्शन का हो, रिपोर्ट्स का हो, डेटा उसका कलेक्शन का हो, सारा। ICMR के बारे में थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब, हम आम श्रोता के तौर पर हम उसको थोड़ा जानना चाहते हैं, कुछ उत्सुकता है उसको लेकर। ICMR बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है कि वैज्ञानिकों की एक तरीके की हमारे यहाँ की, और जितनी पब्लिक हेल्थ की बीमारियां हैं, जितनी भी तरीके की आप काउंट कर लें, उनके एक्सपर्ट्स हमारे ICMR में हैं, और हर इंस्टीट्यूट एक न एक डिजीज को डेडिकेटेड है। अच्छा। उसके अलावा कुछ रीजनल स्टेशन है हमारे जो उस पर्टिकुलर जोन के लिए वहाँ पे जो होने वाली बीमारियों को एड्रेस करते हैं। तो सभी इतने एम्पावर्ड हैं, इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, डायरेक्टर्स जो हैं हमारे वो इतने अच्छे लीडर्स हैं, तो इसीलिए ये कारगर हो पाया। ये जो सारा आपने देखा होगा कि कोविड का जो कार्यक्रम है वो इतना सक्सेसफुल रहा ही इसीलिए कि इतने बैकअप है, और हमारे जो DG हैं उनका हमेशा सपोर्ट रहता है उनके ऊपर जी, वैज्ञानिकों के ऊपर, तो अच्छा परफॉर्म करते हैं सभी लोग। और अब जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मतलब जहां से शुरू हुई, उसकी तैयारी वैक्सीनेशन बनने की लेकर उसके बाद तक की, उसमें भी सक्रिय रोल और लीड रोल कहना चाहिए ICMR का रहा है। हाँ, हमारी एक इंस्टीट्यूट है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसने भारत बायोटेक के साथ में मिलकर के, ये आपने देखा होगा कि उसने अप्रैल के आसपास इसको बना दिया था बिल्कुल को। परंतु वैक्सीन को एक अपने प्रोसेसेस में से गुजरना पड़ता है, फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स में।
लेकिन इतना तेजी से काम करते हुए उसको 15 जनवरी में लॉन्च कर देना, ये भी है सर। हमने तो 10 साल लगते हैं एक वैक्सीन को, हम सुनते थे पहले। तो ये बहुत एक आशाजनक स्वरूप हमारे सामने नजर आ रहा है, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। आप सबकी इसमें बहुत भूमिका है डॉक्टर साहब, बहुत सकारात्मक भूमिका है। आपका बहुत बहुत आभार, सैल्यूट करते हैं आपको और आप जैसे तमाम वैज्ञानिकों को जो कि इस फील्ड में इस तरह का फ्रंट लाइन पर काम करते हुए हम सबकी सेहत की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आपको भी नमस्कार, आपको भी बधाइयाँ सारी की जो जिस तरीके से हम लोगों ने 2 साल मैनेज किया इसको जी डिजीज को, और हमें लगता है कि हम मैनेज कर पा रहे हैं। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मुझे लगता है लेवल बढ़ गया, उससे हमारी कार्य क्षमता जब बढ़ी है तो हमें लगा है कि अब ऐसी डिजीज पे भी काबू पाया जा सकता है निश्चित तौर पर। ये क्योंकि ऊपर से चलती है सर इंस्पिरेशन हमेशा, तो प्रधानमंत्री जी के उससे चली, फिर हमारे डीजी सर से चलती है, हमारे निदेशक महोदय हैं जी, तो जिन्होंने इतने आराम से हमें फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अपना कितना, आप में कितनी क्षमता है वो दिखाइए जरा। बिल्कुल। तो श्रोताओं, डॉक्टर हिम्मत सिंह जी साइंटिस्ट डी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च में कार्यरत हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR में, उसी से जुड़ी हुई ये संस्था है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, इस समय श्री राम सिंह तोमर जी हमारे साथ है, जो कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 हैं, और जो ICMR का नाम हम बार बार सुनते हैं कोविड महामारी के इस दौर में, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगातार रही है, वहीं यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में आपने 1992 में ज्वाइन किया और 28 सालों से इस क्षेत्र में लगातार आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में। धन्यवाद जैनेंद्र जी। मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ICMR निदेशक और भारत सरकार को, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की और अपने मन की बात में उन्होंने तमाम लोगों से बात की जो एक तरह से पहले चर्चा में नहीं रहे, लेकिन उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है। जैसे वो ट्रक के ड्राइवर्स जो ऑक्सीजन ढो रहे हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेकर जा रहे हैं, लोको पायलट्स जो कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रहे हैं। तो ऐसे में जो लैब में काम करते हैं लोग, टेस्टिंग करते हैं लोग, उनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने 1-2 लोगों से बात भी की। थोड़ी और विस्तार से हमें जानने की उत्सुकता हुई इस बारे में और इसीलिए हमने आपसे बातचीत करने का सोचा। तोमर जी, आप पहले तो ये बताएं कि आप और आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ है, सुरक्षित है? सर, मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि 2 साल कोविड वॉरियर के रूप में काम करने के बाद भी, और मैं पूरा प्रिकॉशन, पूरा जो ICMR के गाइडलाइंस है उसको पालन करते हुए आज तक मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार भी स्वस्थ है। और जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि गत 28 वर्षों से मैं विषाणु विज्ञान और मलेरिया अनुसंधान में एक मेरी विशेषज्ञता रही है जी। साथ ही जैव सुरक्षा और विभिन्न चरणों वाली प्रयोगशालाओं, जैसे आपने सुना ही होगा BSL-3, BSL-2, BSL-4, ये इसमें मुझे काम करने का मौका मिला। NIV पूना राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में था मैं 22 साल। अच्छा, लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो दौर रहा है अभी कोविड-19 का, खासतौर पे ये दूसरी लहर, ये कैसा दौर रहा है आप लोगों के लिए? लैब में जो टेस्टिंग का काम, उसके रिपोर्ट्स का काम, ये तमाम चीजें होती हैं और हम तो विषाणु का नाम सुन के, वायरस का नाम सुन के भागते हैं। जी, आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं लैब में, उन्हीं को लेकर काम कर रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कितना दबाव, कितना स्ट्रेस रहा है इन चीजों का? सर, जहाँ तक स्ट्रेस और दबाव की बात है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि मुझे तजुर्बा रहा है और मेरे जो टीम थी उनका भी, वो भी काफी ट्रेंड थे। हमने पहले तो 6 महीने उनको ट्रेनिंग दिया, क्योंकि मैं विषाणु विज्ञान से संबंधित रहा हूँ। तो जब यहाँ पे कोविड लैब की स्थापना हुई हमारे संस्थान में जी, तो एक विशेषज्ञ एक टीम की स्थापना हुई हमारे निदेशक महोदय द्वारा, जिसमें मेरी अग्रणी भूमिका रही। और हमने 6 टीमों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें सैंपल कलेक्शन से लेके RNA एक्सट्रैक्शन तक, PCR तक और रिपोर्टिंग तक। क्योंकि रिपोर्टिंग एक ऐसा विषय रहा है कि इस पूरे कोविड के दौरान कि लोग बड़े चिंतित थे कि 3-4 दिन के बाद भी रिपोर्टिंग नहीं मिलती थी। तो हमारी टीम और हमारा ये कोशिश रही है कि हमने हर दिन विदिन 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर हमने रिपोर्टिंग की। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता है। और जहाँ तक चिंता वाली बात है, चिंता तो हमने करनी ही नहीं थी, क्योंकि हमको सेवा करनी है। क्या बात, हमको सेवा करनी है। और इस सेवा में अगर आप सतर्क हो और आपकी सबकी गाइडलाइंस आप प्रॉपरली PPE अप्लाई कर रहे हो,
और सभी जो जरूरी निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं तो निसंकोच हम काम करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि हमको पता है कि 2 साल में इसका बड़े कार्यकाल में हमारा एक भी कर्मचारी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ जी, एक भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सर हमारी, वाकई बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अब एक बात बताइए, कभी देखिए इसी दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो 4 लाख के ऊपर केसेस पहुंच गए थे और मेरा ख्याल अब तो काफी कम आ गए, 1.5 लाख के नीचे आ गए हैं, लेकिन फिर भी टेस्टिंग तो बहुत हो रही है और मेरा ख्याल है 20-22 लाख के आसपास डेली टेस्टिंग चल रही थी। जो रिपोर्ट्स तैयार करना, वो क्योंकि जब संख्या बढ़ती है, जो आपके पास सैंपल्स आते हैं तो काम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको टाइम बाउंड रिपोर्ट देनी पड़ती है तैयार करके। इसको कैसे मीट किया आप लोगों ने, कैसे इसको समय रहते क्या पद्धतियां अपनाई जिसकी वजह से आप टाइमली चीजों को कर पाए या करने की कोशिश की? अच्छा प्रश्न है जितेंद्र जी। सबसे पहले तो हमने क्या कि हमने अपनी टीमों को स्प्लिट किया कि हमको मालूम है कि कभी 1800 कभी 2000 सैंपल हमको दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट्स, जो सरकारी अस्पताल है जी, और पार्लियामेंट है, पीएमओ है, राज्यसभा, लोकसभा और अपने आईसीएमआर मिनिस्ट्रीज के जितने भी सैंपल आते थे, तो करीबन 2000 के आसपास भी हमारे पास सैंपल आए हैं और हमको एक रात के अंदर ही, एक दिन के अंदर रिपोर्टिंग करना है। तो पहले हमने टीमों को स्प्लिट किया कि 4 आदमी इस शिफ्ट में करेंगे, शिफ्ट वाइज किया। अच्छा। और उसका चैलेंज ये था कि हर शिफ्ट को आपको 100% देना ही देना है, उसमें आपका फैमिली की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस जो आपको टास्क दिया हुआ उसको हमने कॉन्सेंट्रेट किया और सर बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी टीमों ने अपना 100% दिया और एक भी केस ऐसा नहीं बचा। कभी कभी रिपीट सैंपल आते थे कि कभी कोई टेस्ट में, कोई सैंपल कलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होता था, तो रिपीट करने के बावजूद भी हमने सेम डे 6 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्टिंग की। और हमारी चारों टीमें, और उससे भी ज्यादा अहम एक और टीम थी हमारे सर, जिसको हम कहते थे कि जो किट डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, कि एक पूरे देश का एक किट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी आईसीएमआर था, तो पूरे देश में हमको किट सप्लाई करनी होती थी, जिसमें आरटीपीसीआर की किट्स भी होती थी, वीटीएम भी होते थे, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम जिसमें हमने हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, और आरएनए एक्सट्रैक्शन टीम भी होती है जो कि ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ के आसपास हमने पूरे भारतवर्ष में सप्लाई किया। वो भी एक हमारा अहम रोल रहा है, उसके बगैर ये कोई भी टेस्टिंग संभव नहीं थी सर। तो जो ये फील्ड में जो सैंपल कलेक्शन है वो भी आप ही की लोगों की टीम जाती थी कलेक्ट करने के लिए? जी हाँ, मैं वही एक वो भी एक बड़ी उपलब्धि है सर। अच्छा। लैब के साथ साथ हमारी 2 टीमें फील्ड में रहती है। अच्छा। दिल्ली बेस्ड और पार्लियामेंट। द्वारका बेस्ड तो है ही, दिल्ली के जितने भी साउथ वेस्ट जितने भी जोन है उनके सबके सैंपल हमारे इंस्टीट्यूट में ही आते हैं सर टेस्टिंग के लिए। अच्छा। उसके बाद उसके साथ साथ एक हमारी 2 टीमें ऐसी भी होती है कि जो पार्लियामेंट, पीएमओ, उनका डे टू डे जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू होता था सर, तो उस पीरियड में हमने वो हमारा पार्लियामेंट डिस्टर्ब ना हो, उसकी टेस्टिंग और रिपोर्टिंग भी हमने अपने बेस्ट तरीके से हर दिन दिया है और सक्सेसफुल रहा है सर वो दौर भी हमारा। जो आज का जो स्टैंड है सर कोविड का, इसमें तो ये कि हम नेगेटिव प्रेशर में यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा स्थानांतरण वहां से अभी दिल्ली हो चुका है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे आपने कहा कि एक छोटी सी गलती, तो मैंने ये निश्चय किया और निश्चित किया, अपने निदेशक महोदय को भी ये आश्वस्त किया कि मेरी टीम जिनको मैं ट्रेन करूंगा, सर आप निश्चिंत रहिए कि उनकी जान से पहले मेरी जान है। मैं उनको ऐसी कोई जोखिम में नहीं डालूंगा, कि उनको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि ताकि वो और उनका परिवार निश्चिंत रहें। और सर हमने ये किया, हमारे साथ जो सीनियर साइंटिस्ट थे, और हमने जब एक प्रोटोकॉल बनाया ट्रेनिंग का, तो तब तक हमने किसी को फ्री हैंड नहीं दिया जब तक हम आश्वस्त नहीं हुए कि ये आदमी अब 100% देगा। तो टीमों में हमने उन्हीं का चयन किया और हमको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आपके शुभकामनाओं के साथ हमें अच्छी टीम में मिली है सर। और कोविड में बहुत सारा रिक्रूटमेंट भी हुआ है, उन्होंने भी अपना 100% दिया है। और सर यही रीजन है, यही कारण है कि हम आज तक इसको संभाल पा रहे हैं। और मैं निश्चिंत हूँ कि कितनी भी लहरें आने दो, भगवान करे ना आए, लेकिन हमारी लैब और आईसीएमआर हमेशा फ्रंट पे रहा है और रहेगा सर। देखिए आपकी ये बातें बहुत हौसला देती हैं, आत्मविश्वास से अब देशवासियों को भरती हैं, हम सबको भरती हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मन की बात में जिक्र किया कि बीते 100 सालों में हमने इस तरह की कोई आपदा नहीं देखी जो इतने हम सबको चुनौतीपूर्ण हमारे लिए रही हो। लेकिन एक बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों की फील्ड है, मान लीजिए जैसे अब मिजल्स हैं, चेचक, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू की आपने बात की, अब ये कोविड-19 वायरस है, इनमें मतलब इनकी जो घातकता है उसमें क्या अंतर दिखता है आपको उनकी बाकियों की तुलना में? ये जो कोविड-19 वायरस है क्या सचमुच बहुत घातक है? किस रूप में घातक है सर? ये इस रूप में मेरा एक टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है उसके नाते में बोलना चाहूंगा जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मेरा मानना ये है कि सर क्योंकि ये नई चीज है, क्योंकि कोविड से जैसे आपने कहा कि 100 साल के बाद ये दौर आया है,
तो हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। उस टेक्निक्स तो अवेलेबल है, लेकिन उस टेक्निक को हम इम्प्लीमेंट इन टाइम नहीं कर पाए। कारण कोई भी हो सकता है सर, अब उसमें कारण में हम नहीं जाएंगे, कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही इसको आसानी से ना लें, इस चीज को एक चैलेंज लें, तो जैसे हमने पोलियो, मीजल्स, रूबेला इसका निर्मूलन किया है देश से, तो निसंदेह वैक्सीन एक ऐसा हथियार है सर। अगर हम इस पे कंटिन्यू काम करें तो सर ये कोई बड़ा पैनिक वाली बात नहीं रहेगी। अगर वैक्सीन अवेलेबल होती है और इन मीनवाइल हमको समय मिलता है रिसर्च करने का और डायग्नोसिस करने का या मेडिसिन बनाने का, तो वो चैलेंज भी हम एक्सेप्ट करेंगे सर। और विद इन नो टाइम इस चीज को आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के सहयोग से हमारे वैज्ञानिक, हमारा टेक्निकल संवर्ग सक्षम है सर। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आप तो जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं का विस्तार है। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में कोविड से जुड़े उन तमाम हमारे जो वॉरियर्स हैं उनके बारे में हमेशा पिछले कई महीनों में लगातार चर्चाएं की हैं और उसमें हमारे लैब टेक्नीशियंस, हमारे साइंटिस्ट, वो भी सभी शामिल हैं। राम सिंह तोमर जी से हम बात कर रहे हैं, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में काम करते हैं। वहाँ बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, इनका लंबा अनुभव है और इनसे हमने चर्चा की है। लेकिन आगे की बातचीत तोमर जी आपसे करना चाहेंगे। एक किताब आपकी मैंने सुना था कि आपने लिखी है जिसको राजभाषा शिल्पी अवार्ड भी मिला था, विषाणु एक चुनौती। जी, ये किताब क्या है सर? ये किताब ये थी कि एक जब 99 के दौर में एक हमारा टेक्निकल संवर्ग स्ट्रगल कर रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमको एक चैलेंज दिया था। अच्छा। कि आप इस चीज को चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, तभी आपका प्रमोशनल पॉलिसी लागू करेंगे। अच्छा। तो उस समय मैं एक संस्था का अध्यक्ष भी था। हाँ। तो उसके नाते ये चैलेंज मैंने स्वीकार किया। तो सर उस समय मुझे मौका मिला कि एक किताब लिखी गई जिसको बहुत ही सराहा गया। उसी के माध्यम से वो मिनिस्ट्री में गया और मुझे उसका अच्छा पुरस्कार भी मिला और मुझे खुशी भी हुई। और उसके साथ साथ एक टेक्निकल मैनुअल वायरोलॉजी पे भी मुझे लिखने का मौका मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बल्कि आप, मेरा ख्याल है, WHO की एक वर्कशॉप थी, थाईलैंड भी गए थे आप ना? सर बिल्कुल गया था। एक्चुअली हमारा एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल कंपटीशन था। हाँ। जिसमें ये बताया गया था कि आप कितना अच्छा SOPs डिजाइन कर सकते हो। SOPs मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अप्लाई करते हैं जी। और आपके DRS उसका डाटा रिकॉर्डिंग शीट्स किस फॉर्मेट में आप बनाते हो। तो मुझे वो भी मौका मिला सर NIV पूना में, और मैंने वो बनाया। और चूंकि मैं WHO प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, डॉक्टर वैरागकर थे हमारे, नितिन वैरागकर उस समय WHO के जो कोऑर्डिनेटर थे। अच्छा। तो उनके साथ काम किया तो मुझे वो मौका मिला और WHO को वो फॉर्मेट बहुत पसंद आया सर। उस फॉर्मेट के माध्यम से मुझे DG ICMR ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको नॉमिनेट और प्रमोट किया और वो फॉर्मेट आज WHO में अप्लाई हो रहा है सर। क्या बात है। इसीलिए मुझे वो ट्रेनिंग देने का मौका मिला, ना कि WHO में, बल्कि आने के बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट, इंट्रा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान का नाम आपने सुना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। वहाँ की हर चीज क्वालिटी रखती है, तो उसमें थोड़ा सा 1% रोल हमारा भी है सर। हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। क्या बात है। आपने देखिए, आपका काम जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है, उसको पहचान मिली है, आपके माध्यम से देश का नाम रोशन हुआ है। सचमुच हम सैल्यूट करते हैं। अब तो थोड़ी सी स्थितियां बेहतर होने लगी हैं, तो आजकल कितने घंटों तक आपको देना पड़ता है अपने लैब में? सर हम इस चीज को लेके चलें कि स्थिति अब साधारण नहीं हुई है। अच्छा। हम फिर भी यही लेके चल रहे हैं। हाँ। क्योंकि अगर हम ये सोच लेंगे कि स्थिति साधारण हो गई है, हाँ, तो हम अपने मिशन से कहीं भटक जाएंगे। तो हम आज भी उसी तैयारी के साथ खड़े हैं सर। सुबह आते हैं उसी जोश से, रात को जाते हैं उसी जोश से कि कोई भी चैलेंज अगर आता है, कुछ भी हो सकता है। तो गए 2 साल से सर हमें कोई छुट्टी नहीं है, 24/7 हम काम कर रहे हैं। क्या बात। लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है सर, कोई अफसोस नहीं है। हमें खुशी होती है कि हम कुछ देश के लिए कर पा रहे हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर जो हम चर्चा में सुन रहे हैं, तीसरी लहर आएगी। तो हमारे एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए, आपका आशीष हो और सभी देश का सहयोग हो, तो ICMR और हम सब मिलके तीसरी लहर को इतना आसान कर देंगे। हम नहीं चाहते कि ये चीजें आए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है और आश्वस्त है कि हमारी साइंस, हमारी टेक्निक, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी राजनीति, सब उसमें जो भी है, सब मिलके काम करेंगे सब। तो निश्चित इस विकसित देश को बनाने में हमारा भारत बहुत नजदीक है सर। बिल्कुल सच बात है। अच्छा, वैसे परिवार का क्या रोल है या क्या उनका रुख होता है, नजरिया क्या है? परिवार का कहें तो
सभी का परिवार का यही हाल है। जब मैं घर जाता हूँ तो जो मेरी धर्मपत्नी है उनकी आंखों में हर दिन आंसू होते हैं सर। आप विश्वास नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं सीवियर डायबिटिक पेशेंट हूँ। अच्छा। क्रोनिक डिजीज हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, लेकिन मैं वायरोलॉजी बैकग्राउंड का एक कर्मचारी था इस इंस्टीट्यूट में। और जबकि कोविड लैब बनाई गई तो मेरे निदेशक महोदय ने मुझे बड़े गर्व से कहा कि तोमर जी आप कर सकते हो। और मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी धर्मपत्नी को, अपने बच्चों को समझाया कि मैं पूरा प्रिकॉशन लूंगा, मैं फुल्ली ट्रेंड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इसमें काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप मुझे सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए मेरी, और मुझे शुभकामनाएं दीजिए। तो सर मैं जब भी रोज घर जाता हूँ तो मिसेज के चेहरे में तेज होता है और आंखों में आंसू होते हैं। और वही मेरा जोश है कि मैं कभी रात को 12 बजे भी अगर मुझे कॉल आता है ऑफिस से, तो सर मैं इधर उधर देख के, अपना 2 साल से मैं आइसोलेशन में रहता हूँ, अलग ही मेरा कमरा है, अलग ही मेरा खाना पीना रहता है। अच्छा, घर में आइसोलेशन में रहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो हमारी में से एक बेसिक चैलेंज होना चाहिए हम लोगों का कि जब हम कोविड में लड़ रहे हैं, कोविड को हैंडल कर रहे हैं, वायरस से खेल रहे हैं, तो अपने परिवार को जितना हो सके दूर रखें। देखिए तोमर जी, लोग तो 14 दिन घर में आइसोलेशन में रहना भारी पड़ता है। आप 2 साल से लगातार घर में आइसोलेशन में आप रह रहे हैं ताकि आप उनको भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी, और इस संक्रमण को कहीं भी किसी रूप में फैलने से आप रोक सके। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी कमाल की बात है, और आपका जज्बा वाकई कमाल का है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे आप उत्तराखंड से हैं ना? हाँ सर, मैं एक छोटा सा शहर है चक्राता करके, उत्तराखंड से। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है मेरा, कोटी, बहुत छोटा गांव है सर। मैं अपने वहाँ एक खत का सिस्टम होता है, खत, आपने जाना होगा। जी जी। तो उस खत से पहला साइंस ग्रेजुएट मैं हूँ सर। वो भी गौरव मेरे नाम पे है, और मुझे गर्व होता है कि मैं उस संघर्ष भरी लाइफ में 70 के दौर में यहाँ तक पहुँच चुका, ये स्टडी कर चुका। कुछ मजबूरियाँ थी जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। नहीं, लेकिन एक चीज है तोमर जी, एक तो खैर वो जौनसारी ट्राइबल कम्युनिटी है जिससे आपका संबंध है। बिल्कुल सर, मुझे गर्व है उस। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक चीज देखिए, आप उस एरिया में, उस अपने इलाके में पहले बीएससी ग्रेजुएट थे, लेकिन आपके तो पिताजी की बहुत जल्दी देहांत हो गया था, बहुत छोटे थे आप, और उसके बाद तो घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे कि, और पढ़ाई की बात तो बहुत दूर थी। कैसे मैनेज हुई चीजें? सर दौर ही ऐसा था, तो उस दौर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर, एक्सेप्ट कि हमको आगे बढ़ना है, कैसे भी बढ़ना, आगे बढ़ना है, मजदूरी दिहाड़ी करके आगे बढ़ना है। तो एक जुनून था एजुकेशन का। पर आपके आसपास तो पढ़ाई की सुविधा भी नहीं थी ऐसी? सर नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी। हम पैदल जाया करते थे, नंगे पांव, कभी कभी नंगे पांव जाना पड़ता था, कभी कभी घर से कुछ सामान ले जाना पड़ता था, उस सिटी में बेच के उसी से वापस हमको राशन लाते थे। ये भी हमने दौर देखा है। और सुना है 10-10 किलोमीटर पैदल चला करते थे? 10 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल मेरे गाँव से। तो नदी के किनारे किनारे से हम जाते थे, लेकिन खुशहाल जाते थे। एक जुनून था, दौर था उस समय का कि हमने संघर्ष को कभी हावी नहीं होने दिया सर अपने ऊपर। फिर आपने बीएससी कैसे पूरी की अपनी? इंटर तक तो आपने वहाँ पढ़ाई की? बीएससी एक ऐसा समय था सर, अपॉर्चुनिटी समझो उस चीज को, कि सौभाग्यवश में मेरी जो साइंस थी वो बहुत अच्छी थी शुरू से। अच्छा। और मैं जब 12th में पास हुआ तो मुझे डिस्टिंक्शन मिला। अरे वाह। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि राम सिंह जी आप बीएससी कर सकते हो, आप में साइंस का टैलेंट है, तो आपको अगर कोई सपोर्ट नहीं करता है तो मैं आपके साथ हूँ, आप देहरादून जाइए और देहरादून में एडमिशन लीजिए। तो अच्छा। बड़ा धर्म संकट पड़ गया कि देहरादून से जाऊं, लेकिन पैसे तो है नहीं। तो एनी हाउ किसी तरह से मैनेज करके सर देहरादून गए। उस समय उस दौर में वहाँ एक डीबीएस करके एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता था। अच्छा। और वो भी इंग्लिश मीडियम से। और मेरा तो आप समझ सकते हो सर, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ आदमी इंग्लिश मीडियम में कैसे टेस्ट दूं? बिल्कुल। लेकिन भगवान की कृपा थी सर, वो एंट्रेंस क्लियर किया। हाँ। उसके बाद एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जब मैं सोचा कि अब पढ़ूं कैसे, तब मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचा नहीं, पढ़ना तो है। तो मैंने वहाँ पे एक आलोक आहूजा करके एक पैथोलॉजी लैब है सर। अच्छा। वहाँ पे गिड़गिड़ाया डॉक्टर साहब के सामने और उनको बोला कि सर मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड बहुत वीक है, आप ही मुझे इंग्लिश सिखाएंगे, आप ही मुझे पढ़ाएंगे, और आपके ही ऑफिस में मैं काम करूंगा, जो भी आप काम करवाओगे मैं करूंगा, नाइट ड्यूटी भी करूंगा, दिन में भी करूंगा, लेकिन मुझे मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करना है। तो थैंक्स टू डॉक्टर आलोक आहूजा सर, कि आज तो इस दुनिया में नहीं है शायद सर, उनके बच्चे पोते अभी उस लैब को चला रहे हैं। मैं जब भी जाता हूँ उनसे मिलता हूँ सर, और वही मेरा एक जीने का आधार बना। आपका जुनून था तो रास्ते कैसे बनते गए राम सिंह जी, और ईश्वर ने उन सबको मतलब पार करते हुए आपको मदद की, आपका हौसला बढ़ाया, आपको इतना इस लायक बनाया, और आप दिन में पढ़ाई करते, और साइंस की पढ़ाई, बीएससी की कोई आसान पढ़ाई तो होती नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन आप प्राइवेट लैब में काम करते थे, मेरा ख्याल है नाइट ड्यूटी करते थे। किस तरह से आपने आगे बढ़ने का जो जतन किया, और बहुत कमाल की बात है। और 1992 में फिर आप, क्योंकि आगे आप शायद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए इसी वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से। बिल्कुल सर, वो मजबूरी थी, वहीं पे मैंने अपने आप को गिव अप किया, अदरवाइज मैं कभी गिव अप करने वाला नहीं होगा।
लेकिन चलिए, देखिए आपके हाथों इतनी सेवा देश की होनी लिखी थी और 1992 में आईसीएमआर में आपको जॉब मिली और अपनी मेहनत, लगन और कार्यक्षमता, जो आपकी कुशलता है, उसकी बदौलत आज आप सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 के पद पर कार्यरत हैं। राम सिंह तोमर जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं, बहुत प्रेरणा आपकी बातों से मिलती है, मिली है। आपका जीवन भी और आपका कर्म क्षेत्र भी, कार्य भी, दोनों हम सब के लिए बहुत प्रेरक है। तो आपके लिए बहुत सारी हम दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहे, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और देश की सेवा इसी रूप में करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी। धन्यवाद जनरल जी, आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद सर आपका कि आपने इस छोटे से गांव से आए हुए आदमी को एक मौका दिया। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने जो बातें की 2 ऐसे व्यक्तियों से जो कि कोविड टेस्टिंग से जुड़े हुए हैं, या कोविड टेस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, और इस बहाने कुछ और बातें भी हमें जानने को, समझने को मिली हैं। अब मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और मंगल कामनाएं जरूर करूंगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप प्रसन्नचित्त रहें और अपना तथा अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।